गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको आहार एवं पोषण यानी फूड एंड न्यूट्रिशन सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ। और फूड एंड न्यूट्रिशन में सिलेबस के अनुसार हमारा फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया। थर्ड चैप्टर इन दिनों चल रहा है और थर्ड चैप्टर स्टडी ऑफ कॉमन फूड स्टफ्स। तो खाद्य पदार्थों के बारे में मैं पढ़ा रही हूँ। और खाद्य पदार्थों में पिछले लेक्चर में मैंने सीरियल्स यानी अनाज के बारे में आपको पढ़ाया था। आज हम दूसरा खाद्य पदार्थ पल्सेस यानी दालें और दलहनों के बारे में पढ़ेंगे। दालें और दलहने यानी या तो आप स्प्लिट दाल की बात कर लो कि जैसे मूंग है तो मूंग के 2 टुकड़े हो गए, वो दालें हो गई। और लेग्यूम यानी वो जो पूरा एक मूंग है, चना है, तो पल्सेस एंड लेग्यूम। तो पल्सेस एंड लेग्यूम जो है वो भारत में कई तरीके से खाई जाती है। जैसे अगर होल पल्स जिसे कहेंगे या लेग्यूम कहेंगे, तो जो साबुत दाल होती है वो हम मूंग, चना, मोठ कुछ भी रूप में हम खा सकते हैं। दूसरी तरह की जो होती है वो स्प्लिट लेग्यूम, मतलब एक मूंग के 2 टुकड़े कर दिए तो वो दाल हो जाती है। हम उसे कहते हैं दली हुई दाल या मोगर, मूंग का मोगर, उड़द का मोगर, इस तरह से कहते हैं हम। मतलब कोई भी जो साबुत लेग्यूम है उसके 2 टुकड़े, और उसमें हम मूंग की मोगर, उड़द की मोगर और जितने भी होल होते हैं, मतलब साबुत वाली जो दालें, तो उनको हम स्प्लिट रूप में भी खाते हैं। और तीसरा जो रूप है वो है लेग्यूम फ्लार, मतलब आटा, दाल का आटा या बेसन। जो भी दाल है, अगर मूंग की दाल है तो मूंग की दाल का आटा, चने की दाल है तो चने की दाल का आटा, उड़द है तो उड़द की दाल का आटा, इस तरह से किसी भी चीज़ का या तो हम साबुत पल्सेस खा सकते हैं या हम स्प्लिट खा सकते हैं, दली हुई मोगर, और या फिर हम उसका आटा के रूप में भी हम उसको खा सकते हैं। और इस तरह से हम बहुत सारी वैरायटी बना लेते हैं। भले इनके हम जो बेसन है इनके हम लड्डू बना सकते हैं, पकौड़े बना सकते हैं, और भी कई सारी चीज़ें बना सकते हैं, खमन वगैरह। और दली हुई जो दाल है उनकी हम तरह तरह से दालें, कचौरी या पराठे और भी कई रूप में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और साबुत जो दालें हैं उनको भी हम कई रूप में स्प्राउट करके, जो भिगो कर अंकुरित करके करते हैं, तो उसकी चाट बना सकते हैं या फिर कटलेट्स कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम दालें और दलहनों से बना सकते हैं। अब हम टेक्निकल पार्ट पे आएंगे इसके कि पल्सेस में कि क्या संगठन होता है, क्या उसका कॉम्पोजिशन होता है, उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। पहला न्यूट्रिएंट है, पहला पौष्टिक तत्व है कार्बोहाइड्रेट्स। दालों में कार्बोहाइड्रेट 55 से 60% पाया जाता है। और जो कार्बोहाइड्रेट 55 से 60% है वो किस किस रूप में होता है, वो स्टार्च के रूप में होगा, वो रेशेदार और घुलनशील कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में भी होता है। एक तो स्टार्च है, स्टार्च जो है वो हमको ग्लूकोज दे देता है, लेकिन कई बार जो रेशेदार, घुलनशील और अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो सिर्फ बल्क बढ़ाने के लिए होते हैं खाने को, और शरीर में जाने के बाद में वो हमको ग्लूकोज नहीं देते, बस वो पेट भर देते हैं, संतुष्टि दे देते हैं, और हमारे मोटापे को कम करने के लिए यूज़ होते हैं, और मल का आकार बढ़ाने के लिए होते हैं, कॉन्स्टिपेशन को हटाने के लिए होते हैं। तो वो सब उनका छिलका और ये सब जो है मूंग का, चने का, वो हमको एनर्जी नहीं देता, सिर्फ वो पेट की सफाई और उनके लिए होता है। तो 55 से 60% कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनमें स्टार्च या फिर रेशेदार कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। और उसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट हैं, अगर हम ज़्यादा दालें और ये सब खा लेते हैं तो शरीर में कई बार वायु यानी फ्लैटुलेंस हो जाता है। और ये जो वायु होती है ये किस कारण होती है, मतलब एक तो हम कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण जब हम पढ़ेंगे तो मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड, हम इतना ही जो मेन है इसमें पढ़ते हैं। लेकिन डाइसेक्राइड के बाद एक ट्राइसेक्राइड और टेट्रासेक्राइड, 2 चीज़ और होती है। जैसे ट्राइसेक्राइड में रेफिनोज नामक एक कार्बोहाइड्रेट होता है, वो दालों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अगर हम दाल के पकौड़े या ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा गैस बनती है हमको। और ये टेट्रासेक्राइड अगर हम खाएंगे, स्टाइकियोज,
वो भी दालों में बहुत होती है। तो दालों में स्टार्च, पॉलीसेकेराइड के अलावा ट्राई और टेट्रासेकेराइड, रेफिनोज और स्टाइकियोज पाए जाते हैं, और ये जो हैं वो पूर्ण तरह से पचित नहीं हो पाते शरीर में, और इसलिए ये शरीर में गैस यानी फ्लैटुलेंस करते हैं। लेकिन इन दालों को भिगोकर, अंकुरित करके, पकाकर और खमीरीकरण करके इन चीज़ों को, जो रेफिनोज और स्टाइकियोज और ये हैं, उनकी मात्रा को हम कम कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट के बाद में जो कॉम्पोजिशन में हम पढ़ेंगे वो है प्रोटीन, और प्रोटीन्स जो हैं दालों में वो है 20 से 42% पाए जाते हैं। अलग अलग वेरिएशन है, किसी में 100 ग्राम दाल में 20 होता है, किसी दूसरी दाल में 23 ग्राम होता है। मतलब 100 ग्राम दाल खाने पर 20 ग्राम प्रोटीन, या 100 ग्राम दाल खाने पर 25 ग्राम। तो कई सारे वेरिएशन होते हैं। 20 ग्राम से लेके 42 ग्राम प्रोटीन हमको प्राप्त हो सकता है 100 ग्राम दालों के द्वारा। और एक्सेप्शनल है सोयाबीन। सोयाबीन अगर हम 100 ग्राम खाते हैं तो उसमें 42 ग्राम प्रोटीन हमको प्राप्त होता है, यानी सोयाबीन में 42% प्रोटीन पाया जाता है। और मिथियोनिन और ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो अम्ल इन दालों में, पल्सेस में बिल्कुल नहीं मिलते हैं। जैसे हमने अनाज की बात की थी, अनाज में लाइसिन नहीं मिलता है, तो जो हम पल्सेस की बात करेंगे तो वहाँ मिथियोनिन जो है, मिथियोनिन और ट्रिप्टोफैन नील अमाउंट होता है, वो इसमें प्राप्त नहीं होता है। कॉम्पोजिशन में तीसरा जो पार्ट है वो है फैट यानी वसा। वसा दालों में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, और जितना भी पाया जाता है वो असंतृप्त वसीय अम्ल होते हैं। जब हम वसा पढ़ेंगे तो वसा में भी हम पढ़ेंगे कि वसा वसीय अम्ल से मिलकर बना हुआ है, और वसीय अम्ल दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, संतृप्त और असंतृप्त वसीय अम्ल। तो इसमें जो वसा प्राप्त होती है दालों में वो असंतृप्त वसीय अम्ल होते हैं। वो आपको जब फैट पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगी। अभी इतना टेंशन हम नहीं लेंगे कि अनसैचुरेटेड या असंतृप्त वसीय अम्ल क्या है। अभी हमको सिर्फ यही याद रखना है कि दालों में जो फैट होता है, वसा होता है, वो बहुत कम मात्रा में होता है, और जो भी होता है वो असंतृप्त वसीय अम्ल पाए जाते हैं। तो अगर हृदय की बीमारी वगैरह हो तो भी वो लोग उसको ज़्यादा खा सकते हैं। हृदय की बीमारी सैचुरेटेड फैटी एसिड यानी संतृप्त वसीय अम्ल नहीं खा सकते हैं, मतलब घी वगैरह। उसके बाद में चौथा पार्ट है इसका मिनरल्स यानी खनिज लवण। दालों में जो खनिज लवण होते हैं वो कई प्रकार के खनिज लवण पाए जाते हैं, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस। लेकिन जो फास्फोरस होता है वो बंधक रूप में होता है, फाइटीन रूप में। लेकिन ये फाइटेट और फाइटीन जो है वो इनको पकाने से, अंकुरित करने से, भिगोने से ये फाइटेट जो है वो फास्फोरस में बदल जाता है। खमीरीकरण करेंगे तो कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन यानी लोह तत्व हमको दालों से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा विटामिन्स हमें दालों से थायमीन और नाइसिन प्राप्त होते हैं, यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जो पार्ट्स हैं थायमीन और नाइसिन, ये अच्छी मात्रा में होते हैं दालों में। लेकिन जो दूसरे विटामिन बी होते हैं या विटामिन सी होते हैं ये बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन जब हम इन दालों को भिगोते हैं और फिर अंकुरित करते हैं, खमीरीकृत करते हैं, तो ये विटामिन बी और सी एकदम इंक्रीज होते हैं। इसलिए कहते हैं हमेशा दालों को भिगोकर फिर बनाइए। तो जब भिगोते हैं तो जो उसके अंदर विटामिन बी और सी होता है वो एकदम बढ़ जाता है और हमारे शरीर को बी और सी मिल जाता है। ये सब जो थे वो दालों का कॉम्पोजिशन था कि दाल में कौन कौन सी चीज़ पाई जाती है, कितना कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, कितना प्रोटीन पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है, कितना फैट पाया जाता है, कौन कौन से खनिज लवण होते हैं और कौन कौन से विटामिन होते हैं और कौन से नहीं होते, और कैसे इनको बढ़ाया जाता है। इसके अलावा दालों में एक पॉइंट और है कि दालों में कुछ टॉक्सिन्स पाए जाते हैं यानी विषाक्त तत्व। दालों में कुछ विषाक्त तत्व यानी टॉक्सिन्स पाए जाते हैं, जैसे गोइट्रोजन्स। दाल में गोइट्रोजन नामक एक पदार्थ होता है। अगर उस दाल को ज़्यादा खाई जाए तो आदमी के गोइटर यानी गलगंड, जो गले में घेंगा रोग होता है ना,
वो हो जाता है, क्योंकि जब गोइट्रोजन हम खाएंगे तो शरीर में वो आयोडीन को बांध लेगा, मतलब आयोडीन नहीं मिल पाएगा। और अगर आयोडीन नामक खनिज लवण शरीर में नहीं होगा तो जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, थायराइड ग्रंथि से जो निकलता है, तो वो थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा, क्योंकि थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला आयोडीन युक्त हार्मोन होता है। और अगर उसकी कमी है थायरॉक्सिन की तो गॉइटर यानी गलगंड रोग हो जाता है। उसके अलावा विषाक्त तत्व में लेथाइरस नामक एक टॉक्सिन्स है जो केसरी दाल में पाया जाता है। वो मतलब बहुत कम जगह ही उगाई जाती है, ये इसको उगाते ही नहीं है, क्योंकि ये लेथाइरिज्म नामक लकवे जैसी एक स्थिति पैदा कर देती है। तो गाँव में जब बिल्कुल कुछ भी नहीं मिलता तब वो लोग इसको पका के खाते हैं, पका के और पानी वानी फेंक देते हैं, तो वो कम से कम फिर भी खाने लायक होती है। बाकी लेथाइरस अगर हम केसरी दाल खा के रोज खाते हैं तो उन लोगों को लकवे जैसी बीमारी लेथाइरिज्म हो जाता है। इसके अलावा दालों में ट्रिप्सिन इनहिबिटर यानी ट्रिप्सिन विषाक्त तत्व, हीमोग्लोटिनिन्स विषाक्त तत्व और सपोनिन्स विषाक्त तत्व भी पाए जाते हैं। मतलब गोइट्रोजन्स होते हैं, लेथाइरस होते हैं और ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स होते हैं, हीमोग्लूटिनिन्स होते हैं और सपोनिन्स। ये सब जो हैं वो दाल में पाए जाने वाले विषाक्त तत्व यानी टॉक्सिन्स होते हैं जो दालों में पाए जाते हैं और हमें परेशान कर सकते हैं अगर हम दालें ज़्यादा खाते हैं तो। लेकिन दालों को भिगोने से ये कम हो जाते हैं, दालों को पकाने से टॉक्सिन्स कम हो जाते हैं, दालों को अंकुरित करने से कम हो जाते हैं और खमीरीकरण करने से एकदम विषाक्त तत्व कम हो जाते हैं। इसलिए दालों को हमेशा भिगोकर, मतलब कच्ची दाल बिल्कुल ना खाएं, भिगोना चाहिए, उसको पकाना चाहिए और अगर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको अंकुरित करके खाएंगे तो विटामिन बी और सी बढ़ जाएगा, प्लस जो टॉक्सिन्स है विषाक्त तत्व वो खत्म हो जाएंगे और खमीरीकरण करेंगे तब भी विषाक्त तत्व समाप्त हो जाएंगे और विटामिन बी और सी जो है वो इसमें बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से जो आज का लेक्चर है उसमें हमने कौन से खाद्य पदार्थ के बारे में पढ़ा, दालें और दलहने, पल्सेस के बारे में। और पल्सेस हम 3 तरह से खा सकते हैं, साबुत खा सकते हैं, दली हुई खा सकते हैं, आटा खा सकते हैं, बेसन। और इसमें कई तरह के कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट इसमें वायु पैदा करते हैं और 55 से 60% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। प्रोटीन्स इसमें 20 से 42% तक पाया जाता है और इतना वेरिएशन इसलिए क्योंकि सोयाबीन जो है उसमें 42%, यानी 100 ग्राम सोयाबीन में 42 ग्राम हमको प्रोटीन मिलता है। लेकिन इन प्रोटीन्स में मिथियोनिन और ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो अम्ल एब्सेंट होता है, वो नहीं प्राप्त होता है इनसे। और अगर हमको ये भी खाने हैं तो हम या तो वही पूरकता सप्लीमेंटेशन, मतलब दाल के साथ में हम चावल मिला के खिचड़ी बनाएंगे, या फिर दाल का हमने दही बड़ा बनाया और उसको दही के साथ खाएंगे तो हमको मिथियोनिन की कमी पूरी हो जाएगी। और या फिर फोर्टिफिकेशन करके हम खा सकते हैं। फिर जो इसमें फैट होता है, वसा, वो दालों में बहुत कम वसा पाया जाता है, बहुत ही कम मात्रा में होता है, लेकिन जो भी होता है वो असंतृप्त वसीय अम्ल होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं। फिर मिनरल्स, खनिज लवणों में कैल्शियम, आयरन यानी लोह तत्व और फास्फोरस पाया जाता है, लेकिन फास्फोरस थोड़ा बंधक रूप में होता है, फाइटेट रूप में, लेकिन वो भिगोने और पकाने और खमीरीकरण से फास्फोरस हमको मिल जाता है। और फिर है विटामिन में इनमें थायमीन और नाइसिन, विटामिन बी हमको अच्छी प्रचुर मात्रा में मिलता है दालों से, लेकिन जो दूसरे विटामिन बी और सी हैं वो कम होते हैं। वापस से यहाँ मैं यही कहूँगी कि दालों को भिगोने, अंकुरित करने और खमीरीकरण करने से विटामिन बी और सी एकदम बढ़ जाते हैं और शरीर में अच्छे पाचन वाले हो जाते हैं, मतलब पच भी जाते हैं अच्छे से, अवशोषित भी हो जाते हैं। तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल यानी खनिज लवण, विटामिन यानी विटामिन, ये सब इसमें मिलते हैं। इसके अलावा दालों में एक विषाक्त तत्व यानी टॉक्सिन्स भी पाए जाते हैं।
टॉक्सिन्स में कुछ होते हैं गोइट्रोजेंस जो गोइटर पैदा करते हैं, यानी गलगंड रोग पैदा करते हैं। गलगंड जो है वो गले में थायराइड ग्रंथि के में होता है। थायराइड ग्रंथि 25 ग्राम की होती है, लेकिन जब गोइटर होता है तो वो 250 ग्राम की फूल जाती है। क्यों होता है? क्योंकि जो थायराइड ग्रंथि है वो एक हार्मोन बनाती है थायरोक्सिन, और थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन होता है, और अगर आयोडीन नहीं होगा तो थायरोक्सिन नहीं बनेगा, तो ये गोइट्रोजेंस जो हैं वो आयोडीन नहीं मिलने देते हैं इसको, इसलिए। और जब जो केसरी दाल खाते हैं उनमें लेथायरस टॉक्सिन्स होते हैं, तो वो लकवा पैदा कर देते हैं व्यक्तियों में, लेथायरिज्म। लेकिन इन सबको भिगोने, पकाने, अंकुरित करने और खमीरीकरण करने से ये विषाक्त तत्व कम हो जाते हैं। गोइट्रोजेंस और लेथायरस के अलावा हेमाग्लूटिनिन्स, ट्रिप्सिन इनहिबिटर और सपोनिन्स नामक टॉक्सिन्स भी दालों में विद्यमान रहते हैं। तो इस तरह से ये आज का लेक्चर ख़त्म हुआ, और नेक्स्ट टर्न पे हम नेक्स्ट फूड स्टफ लेंगे। थैंक यू।